स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और जैसा कि हम जानते हैं हमने क्लास 6 की पूरी जो ज्योग्राफी है वो ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब हमने स्टार्ट भी कर दिया 7th क्लास की NCERT, जिसका मतलब ज्योग्राफी की NCERT। और आज हम उसका तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी बदलती पृथ्वी, जो कि तीसरा चैप्टर है। बदलती पृथ्वी का मतलब क्या, मतलब क्या हमारी पृथ्वी 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, ऐसा कुछ कि नहीं बेटा। तो देखो इसका मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी, जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि परिवर्तनशील भी है और गतिशील भी है, ठीक है। तो गतिशील का मतलब उसमें गति में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील का मतलब पृथ्वी में ही परिवर्तन होता रहता है। तो कैसे परिवर्तन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या आप जानते हैं तो इसे पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, एक रंगीन कागज़ की एक छोटी सी गोली लीजिए, ठीक है। एक गोली लो, कागज़ की बनाओ, रंगीन कागज़ की, मतलब कोई कलर कर लो उस पर, और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए, ठीक है। बीकर को तिपाही पर रखकर गर्म करें, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर गर्म हो सके उस पर गर्म करें। तो क्या होगा, जल गर्म होने पर अब देखेंगे कि गर्म जल की जो परतें होती हैं उसके साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है, समझ के चलना। और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली फिर नीचे आती है। पृथ्वी के अंदर भी स्थित जो पिघला हुआ मैग्मा है ना, एक मैग्मा चीज़ होती है बेटा, जो मैं आज आपको इसी चैप्टर में हो सकता है साथ में बताऊं। तो मैग्मा इसी प्रकार गति करता है, कहने का मतलब ठंडे के साथ नीचे, गर्म के साथ ऊपर, इस तरीके से करता है। तो देखो क्या चीज़ है मैग्मा, क्या है स्थलमंडल, क्या है पृथ्वी, और क्या चीज़ परिवर्तन होती है, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ओके। तो रेडी, चलो। देखो स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल या फिर जैवमंडल, मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ विस्तृत रूप से। उन्हीं में से आज एक चीज़ है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल जो है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो जो प्लेटें मिलकर बनी हुई हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग स्थल मंडलीय प्लेट। बिल्कुल राइट, समझ में आया। तो मतलब हमारा स्थल मंडल जिन प्लेटों से मिलकर बना हुआ है उन प्लेटों को बोलते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। मतलब स्थल मंडल जिन प्लेटों से, तो फिर स्थल मंडलीय प्लेट, ठीक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट जो होती हैं हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। मतलब चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन गति कैसी है, गति बहुत ही धीमी है। किनकी, स्थलीय मंडलीय प्लेटों की। स्थलीय मंडलीय प्लेटें कौन है, स्थलीय मंडलीय प्लेट वो प्लेटें हैं जो कि काफ़ी सारी मिलकर एक दूसरे से स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। तो प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, मतलब पूरे साल निकल जाती है तब ये कुछ मिलीमीटर के लगभग घूम पाती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है कि, मतलब एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर आपने बता दिया स्थलीय मंडल प्लेट जो होती हैं गति करती हैं, काफ़ी धीरे गति करती हैं, ये भी बता दिया, लेकिन ये करती क्यों है ये नहीं बताया आपने। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए करती हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें गति होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें बताया, इस गोली की तरह बताया था ना मैंने अभी आपको। तो उसी गोली की तरह जो मैग्मा में गति होती है, गर्म के साथ ऊपर जाता है मैग्मा, ठंडे के साथ नीचे आता है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि मैग्मा के ऊपर ही क्या होती है, प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें भी गति होती है, ठीक है। अब समझ में आया आपको। तो देखो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, मतलब इस तरीके से वो भी घूमता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से चलता है। तो उसके साथ जैसे मान लो इसके नीचे ऊपर ऐसे प्लेटें हैं इस तरीके से, तो ये भी तो जाएंगी ऐसे, इस तरीके से ये भी तो होंगे। लेकिन क्या होता है, इसमें जैसी गति होती है उससे बहुत कम गति इन प्लेटों में होती है, समझ गए। तो जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वह एक वृत्तीय गति करता रहता है और इसी वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो प्लेट की जो ये गति होती है, इसी गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। क्योंकि भाई जब स्थल मंडल की प्लेटें परिवर्तन होंगी तो फिर स्थल मंडल में परिवर्तन होगा, स्थल मंडल परिवर्तन होगा तो पृथ्वी की जो स्थल सतह है उस पर तो परिवर्तन हो ही जाएगा, ठीक है। अब पृथ्वी की जो गति है तो गति के उन बलों का आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब गति जो होती है बल पर निर्भर करती है। तो जैसे वो बल कौन से हैं, तो बल पर अभी बताएंगे कौन से बल होते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित या फिर एंटोजोनिक फोर्स बोला जाता है, समझ के चलना। अगर पृथ्वी के अंदर वो बल जिनकी वजह से पृथ्वी में के आंतरिक भाग में जो घटित हो रहे हैं, मतलब पृथ्वी में लगने वाले वह बल जो कि अंदर घटित हो रहे हैं और उनकी वजह से प्लेटों में परिवर्तन हो रहा है, तो वो होते हैं अंतर्जनित बल, समझ के चलना। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, मतलब जो ऊपर होते हैं, उन्हें बोलते हैं बहिर्जनिक बल, समझ गए ना, बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा एंटोजोनिक फोर्स और एक्सोजोनिक फोर्स का
कहाँ से उत्पत्ति हुई है? इन शब्दों की, ठीक है। तो अंतर्जनित जो बल होते हैं वो कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। आकस्मिक गति का मतलब मैं आपको बता दूं, अचानक गति जो होती हैं, तो मतलब जो अंदर बल होते हैं वो अगर कभी होता तो एक गति उत्पन्न होगी। कहने का मतलब पृथ्वी के अगर अंदर वाले बल कुछ करते हैं तो उसके उस बल की वजह से अगर गति उत्पन्न होती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो गति होगी एक आकस्मिक गति, ठीक है। आकस्मिक गति का मतलब अचानक गति, तो कभी धीमी होती है, ठीक है, तो कभी मतलब, लेकिन होता क्या है, अंतर्जनित बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न तो करते हैं, लेकिन ये कभी धीमी होती है, ठीक है। तेज़ ज़्यादा नहीं होती लेकिन धीमी होती है। तेज़ भी होती है, देखो मैं अभी आपको कैसे बताता हूँ। तो जैसे भूकंप सुना होगा आपने और ज्वालामुखी, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों जो क्रियाएं हैं वो आकस्मिक गति के कारण ही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी होती है। आप अच्छे से जानते हैं भूकंप और ज्वालामुखी होती है, इनकी वजह से कितनी हानि हो जाती है। तो ये दोनों ही आकस्मिक गति के कारण होते हैं। तो आकस्मिक गति जो है वो कभी कभी तो धीमी हो भी जाती है, लेकिन जब भी होती है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ जाता है पृथ्वी की सतह वाले लोगों को। अब अगर बात आए स्थलीय मंडलीय प्लेट क्या, तो देखो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, भूपर्पटी मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटी परपटी जो मतलब सतह जो होती है ऊपर की, क्योंकि मैंने आपको पृथ्वी की परतें बताई थी, उसी में मैंने बताया था आपको परपटी क्या होती है। तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी और एवं कुछ छोटी, ठीक है, कठोर, छोटी कठोर असमान आकार की, मतलब कोई समान नहीं हो, प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई हैं। कहने का मतलब मैंने आपको बताया स्थलीय मंडलीय प्लेट वो प्लेट होती हैं जो को मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करती हैं, ठीक है, समझ के चलो। अब पृथ्वी, अब जैसे ये दिया है इन्होंने एवं महासागर की सतह टिकी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं जो महासागर की सतह बोला उन्होंने, ये नहीं बोला महासागर टिका हुआ है। जैसे मान के चलो ये सतह हुई, ठीक है, और पानी भर लेता हूँ मैं, जैसे मान लो ये महासागर है पूरा इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये जो सतह हो गई ना, ये वाली सतह, तो इस सतह के नीचे इस तरीके से प्लेटें होंगी कुछ, क्योंकि ये जो प्लेटें हैं इस सतह के नीचे होंगी। तो ये जो सतह हुई है किस पर टिकी हुई है? प्लेटों पर। समझ में आ गया? इस तरीके से। तो देखो बेटा, पृथ्वी की जो गतियां हैं, परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से बल से होते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें बिल्कुल सेम कर रखा है। तो देखो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो दो प्रकार से होती हैं, दो प्रकार के बलों की वजह से होती हैं। कौन कौन से बल? जो अंतर्जनित बल और एक बाह्यजनित बल। अंतर्जनित बल जो पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं, बाह्यजनित बल जो पृथ्वी के बाहर घटित होते हैं, सतह पर घटित होते हैं। क्लियर? अब अंतर्जनित बल की वजह से दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक आकस्मिक बल यानी आकस्मिक गति उत्पन्न होती है, एक पटल विरूपण यानी एक पटल विरूपण। अब जो आकस्मिक बल है उनकी वजह से तीन घटनाएं होती हैं, एक भूकंप, ज्वालामुखी और एक भूस्खलन। भूकंप ज्वालामुखी के बारे में पढ़ चुके, भूस्खलन में अभी आपको बताऊंगा क्या, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ होती है जिसकी वजह से सुनामी भी आती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। देखो पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि इनकी वजह से जो पटल विरूपण बल होता है, इनकी वजह से पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। बहिर्जनित बल की वजह से क्या होता है? देखो अपर्दन और निक्षेपण, और इसकी जो गति होती है अपर्दन और निक्षेपण जो क्रिया होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है? तो नदी का या बहता हुआ बल होता है, जल होता है, वो इनमें घटित होता है या फिर प्रभावित होता है। पवनें होती हैं वो प्रभावित होती है, समुद्री तरंगें, हिम नदी, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये चीज़ दिया गया पता है क्या, ये स्थल रूपों का विकास भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। कहने का मतलब पृथ्वी का परिवर्तन का मतलब क्या है? परिवर्तन होगा तो कोई नई चीज़ बनेगी, तो नई चीज़ें कैसे बनती हैं वो चीज़ बताई गई है, कौन कौन से बल यूज होते हैं, किसकी वजह से क्या बनता है। क्लियर हुआ? अब देखो बढ़ो आगे। ज्वालामुखी हम पढ़ चुके हैं, तो देखो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ो। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? एक ज्वालामुखी देखो हमारी ये वाला ये है, जैसे भूपर्पटी पर खुलाया गया छिद्र, जैसे ये जो छिद्र है यहाँ से जब ये मैग्मा निकलेगा, समझे, ये पैगा निकलता है, तो ये जो छिद्र है इसी को बोलते हैं ज्वालामुखी या फिर मतलब क्रेटर, इसे क्रेटर बोलते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे ज्वालामुखी इसको, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को ज्वालामुखी, तो ये ज्वालामुखी है। इसी प्रकार अब देखो मैंने आपको कल परपटी वगैरह बताई थी, तो देखो परपटी हो गई, ये मेंटल हो गया ये। अब ये जो बता ये हो गया मैग्मा क्रोस्ट, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा कोस्ट हो गया ये। क्लियर हुआ? अब अगर इसके नीचे देखो तो क्या होगा? नीचे होगा इसके क्रोड, जो मैंने आपको कल बताई थी। समझ में आ गया? तो देखो ये जो निकल रहा है यहाँ से, ये रेड कलर का, तो मैं आपको बता दूँ ये लावा होता है। क्लियर हुआ? ये लावा होता है। तो इस, और मैंने इसी लावा को समझाते हुए मैंने कल आपको बताया था जैसे कैसे आग्नेय सेल बनती हैं, कैसे अवसादी सेल बनती है। तो कल मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो जाकर देख लीजिए। अब बात आती है शब्द उत्पत्ति की। मैं ये चीज़ आपको फैक्ट्स के रूप में दे देता हूँ वैसे, लेकिन आपको यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाने की बारी आ चुकी है बेटा। देखो पढ़ो कैसे। एंडो का जो मतलब होता है वो होता है अंत है, मतलब अंदर,
और एक्सो का मतलब होता है वो होता है बाह्य, जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। तो देखो अगर बात आती है एंडोजेनिक, एंडोजेनिक का मतलब ये है वह चीज़ जो कि अंदर उसकी उत्पत्ति हो रही है, यानी अंतर उत्पत्ति यानी अंदर उत्पत्ति हो रही है, तो एंडोजेनिक। यानी एंडोजेनिक कौन से थे, अंतर्जनित बल थे ना, तो यानी उन बलों की जो उत्पत्ति थी वो अंदर हो रही थी। ऐसी बात अगर आती है एक्सोजोनिक यानी एक्सोजेनिक बल, तो उनका मतलब क्या है, बाह्य उत्पत्ति, यानी उन बलों की जो उत्पत्ति हो रही है वो बाह्य यानी सतह पर हो रही है। समझ में आ गया। अब देखो समझ के चलो आगे। अगर कोई पूछे निकास क्या है तो आप ये बता देंगे वेंट, लावा क्या है तो ये बता देंगे, मैग्मा प्रकोष्ठ क्या है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है ये आपके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतहों पर कंपन होता है। बिल्कुल होगा, प्लेटें जब कंपन करेंगी या फिर गति करेंगी तो फिर सतह पर भी कंपन होगा। यह कंपन जो होता है पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है। समझ के चलना, पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है ये कंपन। इस कंपन को ही हम बोलते हैं भूकंप। समझ में आया। भूकंप क्या है, तो देखो स्थलीय मंडल प्लेटों की जो गति होती है उन गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। समझ में आ गया, इतना समझ के चलो। अब भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं तो ये भूपरपट्टी हो गई। तो ये कंपन ये इस प्रकार से होते हैं, तो ये मान लो कंपन अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई भी पॉइंट वो जहाँ से उसका कंपन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र का मतलब भूकंप की कंपन जो थे उनका उद्गम कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उनका उद्गम हुआ उद्गम केंद्र से, तो वो केंद्र ही कहलाता है उद्गम केंद्र। ठीक है। अब उद्गम केंद्र की भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। कहने का मतलब उद्गम केंद्र के जो नज़दीक ही भू सतह होती है उस पर उस स्थान को क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र से कंपन जो होते हैं बाहर की ओर तरंगों के रूप में निगमन करते हैं या फिर गमन करते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि होती है। समझ के चलना, सर्वाधिक हानि का कहने का मतलब वीडियो में भी आपको बताऊंगा। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। मैंने आप मान के चलो कोई ये अपना अधिकेंद्र है, ठीक है, ऐसे ये प्लेटें हुई, मान लो ये सतह आ गई, तो सतह पर जो स्थान इसके नज़दीक होगा उस पर ज़्यादा हानि होगी और जो स्थान इससे दूर होगा उस पर हानि कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो कंपन होते हैं उनकी गति जो होती है वो धीमी होती चली जाती है दूरी बढ़ने पर। क्लियर हो गया। अब देखो कैसे ये देखो आपको सब कर देगी। जैसे उद्गम केंद्र क्या होता है, मान के चलो ये है, ठीक है, ये उद्गम केंद्र है, यहाँ से हमारी भूकंपीय जो तरंगे थी या कंपन थे वो स्टार्ट हुए। तो उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा जहाँ उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लो ये कंपन स्टार्ट हुए इस तरीके से। अब ये प्लेटें हैं, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है और ये प्लेट अलग है, ये प्लेटें हो गई अलग अलग। ठीक है। तो आप देखेंगे कंपन इस तरीके से घूमते हैं पूरी पृथ्वी में। अब आप ये बात मान के चलना, समझ के चलना, ये अधिकेंद्र है ये वाला, यहाँ पर कोई स्थान है, तो एक बात है यहाँ पर ज़्यादा हानि नहीं होगी क्योंकि भाई ये जो उद्गम केंद्र है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं उद्गम केंद्र के सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला जो स्थान होता है भू सतह पर वही होता है अधिकेंद्र। क्लियर हुआ। अब प्लेट सीमा क्या है, प्लेट सीमा का मतलब ये है ये वाली प्लेट अलग है, ये वाली प्लेट अलग है, मतलब प्लेटों के बीच की जो सीमा होती है वही प्लेट सीमा होती है। ठीक है। अब भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। कहने का मतलब ये जो जगह बची प्लेटों की यहाँ से निकलेगी, जहाँ भी जगह बचे मिलेगी उसको भूकंपीय तरंगों को, वहाँ से वो निकलती हैं भूकंपीय तरंगें। क्लियर हुआ। अब एक बात है, जब इतनी प्लेटें जो हिलेंगी तो फिर क्या ऊपर जो सतह पर नहीं पता पड़ेगा, सतह भी हिलेगी। तो क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगें या फिर अनुदैर्घ्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें। इन तरंगों के जो गुणधर्म होते हैं विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको इन चीज़ों को फैक्ट्स के रूप में दे दिया है, ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पे वैसे मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, लेकिन मैंने आपको फैक्ट्स के रूप में दे दिया, वहाँ से आप याद कर लीजिए। ओके। अब अगर उदाहरण देखें तो गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश जो हुआ था वो उसका ये फोटो दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस प्रकार कुछ होता है जब भूकंप आता है तो। क्लियर। अब देखो यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, आजकल तो थोड़ा हो भी जाता है, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन क्लियरली आप अगर आप कर दें वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं तो देखो, जैसे जानवर होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन अगर आप करना जानते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे तालाब में मछली होती हैं, ठीक है, उनमें एकदम हलचल मच जाती है, उत्तेजना आ जाती है। सांप जो होते हैं वो अपने बिलों से निकल कर बाहर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा।
अब अगर आप सेंस लगाएंगे तो लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो जो व्यक्ति, एक बार सांप देखा आपने, सांप को सुनने की शक्ति बहुत होती है, ठीक है। तो जो सांप होते हैं जब उसमें से निकल के आते हैं, क्योंकि भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो अंदर ही अंदर होती हैं पृथ्वी के, तो उन्हें पहले पता पड़ जाता है, तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अंदर कुछ हलचल हो रही है, इसलिए सांप निकल कर बाहर आए हैं, ठीक है। कभी ऐसा मत कर देना कि बारिश के मौसम में जब सांप निकल कर बाहर आ जाए तुम सोचो भूकंप आ रहा है तो आप किसी तख्त के नीचे जाके बैठ जाएं या टेबल के नीचे बैठ जाएं, ऐसा मत कर बैठना। दिक्कत ये होती है जब काफ़ी सारे सांप निकल कर आ जाएं, मतलब ज़्यादातर, ठीक है। और जैसे तालाबों में हलचल मच रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, तब भी यही होता है कि प्लेटें जो होती हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। तो पानी हिलता है तो मछलियों को पता पड़ जाता है, इसलिए पानी जो मछली होती है उनमें उत्तेजना आ जाती है, जिसके कारण हम पहचान सकते हैं मछलियों में उत्तेजना का मतलब ये है पृथ्वी के अंदर कुछ गति हो रही है। गति का मतलब कुछ तरंगे या फिर कंपन हो रहा है, इसलिए फिर हम सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है ना, और पता लग जाता है इस प्रकार से। अब देखो, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम होता है बेटा भूकंप लेखी। ये भी मैंने फैक्ट के रूप में आपको दे दिया है। और अगर इसकी तीव्रता देखी जाए, तीव्रता किस में मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगर किसी भी भूकंप की तीव्रता 2.0 या फिर उससे कम है तो उससे कुछ घाटा नहीं होता, कोई भी हानि नहीं होती, क्योंकि उसका प्रभाव होता है ना के बराबर होता है। अगर भूकंप की तीव्रता 5 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, मतलब अगर कोई भी चीज़ आपके ऊपर गिर रही है तो उससे क्षति पहुंच जाएगी। जैसे भूकंप की तीव्रता 6 होती है उससे अधिक होती है, ठीक है, या होता है तो वह बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन जिसकी तीव्रता 7 हो वो सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होती है, मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। समझ में आया? भूकंप लेखी बेटा देखो इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है ये भूकंप लेखी यंत्र, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, ये क्रियाकलाप दिया हुआ और ये है देखो भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन कैसे। तो देखो भुज के भूकंप के झटके, ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि दिया गया है, एक रिकॉर्ड दिया गया है, आप ये समझ सकते हैं। तो देखो भुज के भूकंप के झटके जब आए थे तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। मतलब 7 तीव्रता की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप होता है तो 6.9 की तीव्रता वाला आया था, मतलब जस्ट 0.1 की कमी थी सर्वाधिक शक्तिशाली में। तो कब आया था? 26 जनवरी 2001 को भुज में, ठीक है। दूसरा आया था स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, मतलब हुआ क्या था, एक स्कूल थे, मतलब स्कूल बहुत सर्वाधिक प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि स्कूलों की जो इमारतें थीं वो गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षक, इन लोगों की मौत हो चुकी थी उस वक्त, ठीक है ना। अब देखो तीसरा अगर हम देखें तो भुज में निराशाजनक राहत हुई थी, मतलब भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन और कंबल या फिर दवाएं, ये सारी चीज़ें पहुंचा नहीं पा रहे थे लोग, जिसकी वजह से चिंताजनक हालत हो चुकी थी। अब अगर चौथी बात देखी जाए तो भुज की जब तबाही हुई थी, भुज जो शहर है उसकी तबाही कैसे हुई? तो देखो फोन लाइनें थीं, जल पाइप लाइनें थीं या विद्युत स्टेशन या फिर संचार लाइनें थीं, ये सब टूट चुके थे, सब बेकार हो गए थे, ठीक है। और शहर में आग लग चुकी थी, जैसे चारकोल एवं अंगीठियाँ थीं वो सब पलट चुके थे, एक दूसरे से गिर चुके थे, तो जिससे लगते थे उससे लग जाता था आग। इसके कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। अब भूकंप प्रभावित क्षेत्र में तो भाई साहब ये समझ लो अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी थी। और 7वीं बात जो होती है मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील हो गई थी, गुजरात सरकार ने बोल दिया था इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता दो हमें भाई, तो उन्होंने वित्तीय सहायता भी मांगी थी। अब क्रियाकलाप ये आप खुद कर लेना, ठीक है। अब भूकंप से बचाव की तैयारी, तो कैसे बच सकते हैं भूकंप से? तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, मतलब कहाँ ठहरें? तो सुरक्षित स्थान कौन कौन से? तो देखो रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, रसोई में सीधे खड़े मत हो जाना, रसोई के नीचे अगर काउंटर है तो काउंटर के नीचे जाकर बैठ जाओ, मेज़ है तो मेज़ के नीचे बैठ जाइए, अगर आपको कोई तख्त है तख्त के नीचे बैठ जाइए, ठीक है। अगर दीवार के अंदरूनी कोने में बैठे हैं तो आप सुरक्षित हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें देख लो। अब देखो इनसे दूर रहना, दूर किन से रहना है? तो आग वाले स्थानों से उनसे दूर रहो, चिमनी के आसपास उनसे दूर रहो, टूट सकने वाली चीज़ें या फिर खिड़कियाँ उनसे दूर रहो, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम इन सब से दूर रहो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ टूट जाती हैं। अब तैयार कैसे रहना है? तो अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाकर भाई ऐसा ऐसा आने वाला आपदा का सामना विश्वास करना, सबको एक आत्मविश्वास दिलाएं कि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तैयार रहें फिर भी, ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है मुख्य स्थलाकृतियाँ। देखो स्थलाकृति मैंने आपको बताया पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं जो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्या आप जानते हैं। तो विश्व में हज़ारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊँचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है, समझ के चलना। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ? तो वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात। अन्य जलप्रपात जो है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। और अफ्रीका में देखा जाए तो जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की देखी जाए, जिम्बाब्वे सीमा पर तो विक्टोरिया जलप्रपात,
तो वो है। तो देखो जलप्रपात कुछ इस कदर होते हैं, ठीक है, समझ के चलना है आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो ये आपने देखे होंगे, बाहुबली मूवी में भी देखा होगा आपने, उसमें दिखाते हैं यहाँ से चढ़ता है इस तरीके से और यहाँ पे आता है तब देखता है, ठीक है। तो वो सब जलप्रपात होते हैं, जिस एक प्रकार झरने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। समझ में आया क्या? देखो एक चीज़ होती है अपक्षय, एक होती है अपर्दन। इन दोनों क्रियाओं की वजह से क्या होता है, तो जो भूमि होती है वो लगातार विघटित होती रहती है, मतलब टूटती रहती है, ठीक। अब पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैल आपको मैंने बताया था, कल बताया था मैंने आपको जब पढ़ाया था तब, तो शैल जब टूटते हैं तो उनके टूटने से होता क्या, तो अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय भी बताया था मैंने आपको। और भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम, मतलब भूदृष्ट पर क्या होता है, जल हुआ, पवन हुआ या फिर हिम यानी बर्फ़ हुई, इन जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। समझ में आया? मतलब भूदृष्ट पर जल है, पवन है या फिर हिम यानी बर्फ़, इन जैसी चीज़ों के जो घटक होते हैं उनके द्वारा होने वाले क्षय यानी टूट जाते हैं, तो इनको ही बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? वायु हुआ, जल हुआ आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, देखो कभी भी अपक्षय अपर्दन होती हैं तो इनकी वजह से चीज़ें टूटती हैं। जब टूट जाती हैं तो ये कैसे तो वो चीज़ों एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। कैसे पहुंचती हैं, तो या तो वायु लेके जाती है या फिर जल लेके जाता है, ठीक है। तो फलस्वरूप क्या होता है, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, मतलब एक स्थान पर जाकर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जल या फिर वायु द्वारा। तो जिस स्थान पर छोड़ा जाता है वहाँ पर भी एक स्थान बनेगा। तो अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। मतलब जो टुकड़े होते हैं जाकर एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनसे एक आकृति की निर्माण हो जाती है, जिसे बोलते हैं स्थलाकृति, ठीक है। अब देखो नदी के जो कार्य होते हैं वो क्या हैं, तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, ठीक है। दृश्य भूमि देखो इस प्रकार की दृश्य भूमि होती है जिन्हें लोग देखने जाते हैं, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो दृश्य भूमि यानी जो दिखती है भूमि, यानी जो ऊपर की जो भूमि होती है उसका, जिसे हम वह भूमि जिसे हम देख सकते हैं, उस भूमि का अपर्दन होता है। अपर्दन का मतलब समझ गए, मिट्टी का कटना होता है, ठीक है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, जैसे ये दिख रहा है, देखो ये बहुत कठोर है लेकिन ऊपर से गिर रही है, ठीक है ना, वो ज़्यादा कठोर नहीं है, ठीक है। अब देखो किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली खाड़ी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। कहने का मतलब देखो कोई भी जगह, जैसे समझ के चलो ये है इस तरीके की, ठीक है, और यहाँ पर कोई खाड़ी है इस प्रकार, तो यहाँ से अगर जल गिर रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा साथ समझ में आए, तो यहाँ से मान के चलो आप ये जल गिर रहा है इस प्रकार, ठीक है, ये इस प्रकार जल गिर रहा, तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट गिरा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये खड़ी खाड़ी है, ऐसे डायरेक्ट गिरा, तो यहीं पे जो इसका निर्माण अगर होगा तो ये होगा जलप्रपात। समझ में आ गया? जैसे ये दिख रहा है, देखो जैसे कठोर शैल ये है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, तो देखो ये है जल की शक्ति द्वारा ये कट चुके इस तरीके के, ठीक है। तो और ये ऐसे गिर रहा है पानी, तो ये क्या बन गया, एक जलप्रपात बन गया। समझ में आ गया? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में आपको बता चुका हूँ कौन से होते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्गों पर बहने लगती हैं। समझ में आया? नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। मतलब सर्प से आप ध्यान रख सकते हैं, सर्प से विसर्प, मतलब सांप की तरह घूमती हैं, ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन होता रहता है, निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, विसर्प जो लूप है उसके जो सिरे होते हैं वो निकट आ जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। समझ जाना, जो विसर्प होते हैं वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं चाप झील। अगर कोई पूछे चाप झील क्या है तो आप समय बोल देंगे डायरेक्ट कि जो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया से एक विसर्प बनता है, ठीक है। तो वो जो विसर्प होते हैं वो लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि विसर्प लूप नदी से हट जाते हैं या फिर कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं। तो जो झील बना लेते हैं उस झील को ही बोलते हैं चाप झील। समझ में आ गया? तो कभी कभी नदी जो होती है वो अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब मतलब बाढ़ कोई पूछे कैसे आती है तो कहोगे आप, कभी कभी क्या होता है कि नदियाँ जो होती हैं वो अपने तट से ऊपर बहने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप निकटतम स्थानों पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, ठीक है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद बोला जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है।
नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। मतलब तटबंध किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे नदी के उत्थित तट जो होते हैं उन्हें तटबंध बोलते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह जो होता है बहुत धीमे हो जाता है, मतलब बहाव जो होता है बहुत धीमे हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। देखो आप ये देख सकते हैं, क्या है ये, देखो ये एक मैदान है बाढ़ का, समझ में आया। अब इसमें कोई नदी आई तो नदी की जो आकृति आप देख पा रहे होंगे ऐसी आ रही है सांप की तरह, समझ में आता। तो इसे बोलेंगे हम एक विसर्प। अब देखो विसर्प कौन से होते हैं, विसर्प होते हैं ये देखो, ये जो इकट्ठे से हो रहा है ना ये, या फिर ये इस तरीके से जो बन जाते हैं, समझ में आई ये चीज़, तो इन्हें बोला जाता है विसर्प, समझ में आया। अब देखो ये जो बना ये, सॉरी मैंने इसको विसर्प बोल दिया, ये नहीं है विसर्प। विसर्प तो देखो मैंने आपको ये टिक लगा दिया था और ये दिया भी है, देखो विसर्प। और ये होता है तटबंध, यानी कि किसी भी नहर का एक बंद जो एक प्रकार से तट जो होते हैं, किनारे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं तटबंध। अब बाढ़ कब आती होगी तो पता है आपको, बाढ़ आती होगी तब जैसे ये जो है इनसे भी ऊपर निकल जाए, ये नदियाँ जो हैं इनसे भी ऊपर निकल जाए, तटबंध से भी ऊपर, तो आ जाएगी बाढ़। अब जैसे ये जो बन गई, ये बन जाती है एक चाप झील, समझना कि टुकड़ा हुआ और इन्होंने एक अलग झील बना ली, तो ये बन गई चाप झील। बाढ़ का मैदान नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, देखो ये स्थलाकृतियाँ दी हुई हैं, ठीक है। अब बात आती है, आओ कुछ करके सीखें। देखो ये चैप्टर ख़त्म होने पर ही होगा समथिंग, हाँ तो देखो चलते हैं। आप कुछ करके विश्व कुछ नदियों के नाम लिखें और ढूंढें और डेल्टा का निर्माण करती हैं, ऐसे नदियों का नाम लिखो। तो देखो डेल्टा क्या है और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, हाँ जो नदियाँ होती हैं वो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जिनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बेटा वितरिका। अगर नदियाँ ज़्यादा धाराओं में विभाजित हो जाती हैं समुद्र तक पहुँचने में तो उसे बोलते हैं वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए जो मलबा होता है उसका निक्षेपण करने लगती है, समझ में आया, मतलब उसको छोड़ने लगती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक पल्ले पड़ा आपको। और जो प्रत्येक वितरिका होती है वो अपने मुहाने का निर्माण करती है। मुहाना जो होता है मैंने आपको बेटा बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, तब पढ़ाया था मैंने मुहाना क्या होता है। मतलब नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिलती हैं तो जिस एक प्रकार से जैसे मान लो एक वो पॉइंट जहाँ से नदी भी ख़त्म हो गई और समुद्र स्टार्ट हो गया, उसी को बोला जाता है मुहाना, समझ में आ गया। तो सभी मुहाने जो होते हैं उनके अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये है, जो मुहाने होते हैं वो जब समुद्र में गिरते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ छोड़ के जाते हैं जो अपने साथ अवसाद लेकर आए होते हैं, या फिर उससे कहीं पीछे छोड़ देते हैं, तो जो एक जगह इकट्ठे होते रहते तो उनसे बन जाती है एक स्थलाकृति, तो उसी को बोला जाता है बेटा डेल्टा। क्लियर हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखो जैसे ये मुख्य नदी है, समझ के चलना, ये मुख्य नदी है, ठीक है। अब देखो इसने कुछ अवसाद छोड़े तो ये देखो एक बन गया, इसने अवसाद छोड़े तो ये बन गया, इससे अवसाद छोड़े तो ये बन गया। लेकिन देखो ये स्थलाकृति मानी जाएंगी, लेकिन ये डेल्टा नहीं माने जाएंगे। डेल्टा क्यों नहीं माने जाएंगे तो देखो बेटा क्यों। अब जैसे ये नदी ऐसे फैल गई अनेक धाराओं में, लेकिन ये धीमी गति हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो ये करती क्या है, जैसे ये धीमी हो जाती हैं तो जो अपने साथ लेकर आती हैं, मान लो ये समुद्र है इधर की साइड, ये समुद्र में आ गई ये धाराएँ, ठीक है। तो अपने साथ क्या करेंगे, ये छोड़ के देती हैं। अरे कहाँ गया, ये रहा, देखो अब जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको इतनी, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, तो ये सारे डेल्टा हैं। क्यों हैं पता है, क्योंकि ये जो आ रही हैं यहाँ पे अपने साथ जो कड़ लेके आती हैं वो यहाँ पे छोड़ देती हैं और पानी समुद्र में चला जाता है, ठीक है, इसलिए डेल्टा बन जाते हैं। ओके, और इसी को बोला जाता है वितरिका। वितरिका कौन सी होती है, वितरिका ये धाराएँ हैं जो इस मुख्य नदी में से ये ऐसे धीरे गति में निकल जाती हैं, ये होती हैं वितरिका। क्लियर हुआ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहानों का अवसादों का डेल्टा से निर्माण हो जाता है। क्लियर हुआ। अब देखो आगे चलते हैं। समुद्री तरंग के कार्य, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो गया, वितरिका ये है तो यहाँ सही है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो समुद्री तरंग के जो कार्य होते हैं वो क्या हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार आज थोड़ा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी बीमारी सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन चलो थोड़ा ही बचा तो ये भी कंप्लीट कर देता हूँ। आज तबीयत ख़राब हो गया, 2 दिन हो गए, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, करते ना। अब समुद्री तरंग के कार्य क्या हैं, तो देखो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग के जो अपर्दन क्रियाएँ होती हैं या फिर निक्षेपण क्रियाएँ होती हैं वो तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, मतलब ऐसी स्थलाकृति बनाती हैं जो कि किसी भी समुद्र या नदी के तटीय आकृति होती हैं। क्लियर। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है, मतलब दरारें आ जाती हैं, ठीक है। समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं यही दरारें। उनको जो समुद्री जो गुफाएं होती हैं ना वो ऐसी बनती हैं। कैसे, तो देखो ये है, मान लो
यहाँ पे प्लेटें अंदर टकराती होंगी शैलों में, तो एक उत्पन्न होता होगा बल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेटें टकराती होंगी, ठीक है। प्लेटों में हलचल मचती होगी, तो वहाँ पे जो ये जो दरारें आ जाती हैं, इस प्रकार की दरारें आ जाती हैं। जैसे ये मान लो ये दरार आ गई, इसमें चट्टानें जो ये इसमें दरारें आ गई, तो होता है समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी भी हो जाती हैं, तो फिर ये एक टाइप से गुफा टाइप की बन जाती है। तो इन्हीं को बोला जाता है समुद्री गुफा। क्लियर। अब देखो इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। एक समय ऐसा आता है कि छत ही बचती है और तटीय मेहराब बन जाते हैं। मतलब इस प्रकार से देखो, मतलब आर पार हो जाता है, उधर का पानी भी इधर, इधर का पानी भी इधर, जैसा कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा, ठीक है ना। नाव निकालते हैं पत्थरों के बीच से, ठीक है ना, तो वो तटीय मेहराब होते हैं। ओके। अब देखो लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, और जो लगातार जो अपर्दन होता रहता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो छत भी टूट जाती है और कैसा बन जाता है, फिर बन जाता है स्टैक की तरह, इस तरीके का बन जाता है जो ये दिख रहा है यहाँ। तो अगर आप कोई आपसे पूछेगा समुद्री तट के जो स्थलाकृति होती है उनमें सबसे पहले क्या बनता है, तो गुफा बनती है, उसके बाद तटीय मेहराब बनते हैं, उसके बाद वो भी टूट जाता है तो क्या बचता है, स्टैक। क्लियर हुआ। अब देखो तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को बोलते हैं स्टैक, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर यानी जस्ट बिल्कुल 90 एंगल पर लगभग देखेंगे आप तो उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुल इनका निर्माण करती हैं। कहने का मतलब देखो यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। जैसे मान लो समुद्री जल के ऊपर, जैसे मान लो ये समुद्री जल है, इसके लगभग ऊपर कोई एक उठा हुआ शैलीय तट होते हैं, ऊंचे शैलीय तट होते हैं, उन्हीं को बोला था समुद्र भृगु। क्लियर हुआ। समुद्र भृगु बोला जाता है उनको। तो समुद्री तरंगे जो होती हैं किनारों पर अवसाद जमा कर देती हैं और समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब बात आती है हिमनदी, हिमनद के कार्य। तो हिमनद जो होते हैं वो अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। कहने का मतलब ये तो कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं, देखो इस तरह की, ठीक है ना, ये इस तरीके की नदियाँ होती हैं। कौन सी, हिमनदी। ओके। आपको और दिखाऊं, देखो अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको हिमनदी कैसी होती है, तो दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। ओके। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ये नदी है, ठीक है। या देखो आप अगर गौर करेंगे तो ये देखो सिर्फ इतना थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, लेकिन इसके आसपास अगर देखेंगे तो ये सारी आइस जमी हुई है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हिमनदी, क्योंकि हिम को ही बोला जाता है बर्फ़। क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ इनकी नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गिलाशमी यानी गोलाश्मी मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देती हैं। और गोलाश्मी मिट्टी जो होती है वह पत्थरों से भूदृश्य अपरदन कर देती है, ठीक है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य अपरदन कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गर्त आप बता चुका हूँ मैं आपको, गर्त क्या होते हैं। तो गहरे गर्त जो होते हैं उनका निर्माण करती है हिमनदी। और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। समझ में आ गया। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे या बड़े बड़े शैल होते हैं। रेत एवं तलछट मिट्टी पर निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। मतलब वो लोग डेल्टा का निर्माण करते थे, तो ये क्या करते हैं, हिमनद हिमोड़ का निर्माण, ठीक है। मतलब अपरदन और निक्षेपण क्रिया ये भी करते हैं, लेकिन वो डेल्टा का निर्माण करते थे, तो फिर ये किसका करते हैं, हिमनद हिमोड़ का। ओके। अब देखो पवन के कार्य क्या हैं। अब पवन की बात करते हैं। तो क्या कभी आपने रेगिस्तान देखा है, नहीं देखा तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वैसे तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है, ये एक रेगिस्तान है। और अगर नहीं और अच्छे से देखना तो मैं आपको चलो वो भी दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखो ये फ़ोटो जो है ये है रेगिस्तान का, लेकिन सबसे बड़ा रेगिस्तान जो दक्षिण अफ्रीका में है उसका नाम है सहारा रेगिस्तान, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, देखो ये। तो इस प्रकार के होते हैं कुछ रेगिस्तान। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो रेगिस्तान में जो पवन होती हैं, पवनें जानते हो आप। देखो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखो रेगिस्तान में पवनें जो होती हैं अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक हैं। जैसे देखो हिमनदी में क्या था, हिमनदी थी, ठीक है, यानी बर्फ़ करती थी अपरदन और निक्षेपण की क्रिया वगैरह, ठीक है। और ऐसे नदी में क्या था, जल करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान में अपरदन कौन करता है, तो उसमें पवनें होती हैं। तो पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। इसमें जो शैल होते हैं वो छत्रक के आकार के होते हैं, मतलब छाता के आकार के होते हैं, जिन्हें सामान्यतः बोला जाता है छत्रक शैल, ठीक है। उन्हें छत्रक शैल बोला जाता है। पवन जो होती हैं वो शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं। इसलिए ऐसे शैल के आधार जो होते हैं वो संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। कहने का मतलब नीचे से ज़्यादा अपरदन कर देती हैं, ऊपर का कम कर पाते हैं। इसलिए जो ऊपर का जो छतरी टाइप का होता है वो ज़्यादा बड़ी होती है और नीचे की जो डंडी टाइप की होती है वो थोड़ी पतली हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। ओके।
पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना लेता है। इन्हीं को जो बना लेता है छोटी पहाड़ी, इनको बोला जाता है बालू टिब्बा। समझ में आया? जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, जो बालू के जो कण होते हैं वो हल्के एवं महीन होते हैं, ठीक है, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक भी ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो जब उसे ही बोला जाता है लोएस, ठीक है। चीन में जो विशाल लोएस निक्षेप हैं वो वहीं पाए जाते हैं, मतलब चीन में, ठीक है। तो ये आपको पूरा और जो बालू टिब्बे जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ से हवा आई, यहाँ पे ला के ये छोड़ दी, तो ये बन गया बालू टिब्बा, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर नहीं खत्म होता है। तो प्लेटें क्यों घूमती हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं इससे पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आप देखो, इनको भी आप लिख सकते हैं कि स्थलाकृति कौन सी हैं। पानी गिर रहा है तो अब आप अच्छे जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये नदियाँ हैं, इनको भी जानते हैं आप क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये मैदान है, अरे यार मैंने बता ही दिया, ठीक है। और देखो इनके आप ये भी बता सकते हैं कि ये किसके द्वारा बने हैं, ठीक है, अपर्दन के द्वारा या फिर निक्षेपण के द्वारा या फिर इन दोनों के द्वारा, ठीक है। अब आप इनका, ये तुम्हारा काम है, ओके। आप अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। खासतौर से जो हमारी छात्राएं हैं वो ज़रूर घर पर ही रहें और अपनी सुरक्षा पूरी तरह से रखें, ठीक है। कहीं भी जाना है तो आप घर वालों को पूरी तरह से अवगत कराएं, ठीक है। और खुद की बहुत अच्छे से हेल्प रखें, और खुद की हेल्प खुद ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों पर विश्वास कम बनाएं इस वक्त, क्योंकि भोले वाले दिखने वाले, हर कोई व्यक्ति भोला नहीं होता, ठीक है। अच्छे से चलना है आपको, अच्छे से देख के चलना, कम बातें करो किसी से भी, और अपनी सुरक्षा खुद रखो, अच्छे से रखो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।